अच्छा, आज जो हम बीमारी देख रहे हैं, डिजीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलांजाइटिस। स्क्लेरोजिंग कोलांजाइटिस से मुराद ये है कि एक ऐसी इन्फ्लेमेशन जो जिसने कि कोलांजाइटिस यानी बाइल एपिथेलियम को इन्वॉल्व किया। बाइल एपिथेलियम कहाँ होती है? यानी बाइल डक्ट्स के अंदर। और हम जानते हैं कि स्मॉल बाइल डक्ट्स कन्वर्ट होती हैं लार्ज बाइल डक्ट्स में, और लार्ज लार्ज बाइल डक्ट्स जो हैं वो इंट्राहेपेटिक यानी विद इन द लिवर हैं, और फिर लिवर से निकलने के बाद वो एक्स्ट्रा हेपेटिक हो जाती हैं। तो जो बिलरी ट्रैक है, इसकी जो सेल्स हैं, इसकी इस बिलरी एपिथेलियम की इन्फ्लेमेशन को हम कोलांजाइटिस का नाम देते हैं, और ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जब हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो इससे मुराद ये है कि हमारी जो बाइल एपिथेलियम है या बिलियरी ट्रैक है, उसके ख़िलाफ़ हमारे अपने जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दें, और हमारी जो बिलियरी एपिथेलियम है उसको डैमेज करना शुरू कर दें। तो उसकी वजह से जो बीमारी हो सकती है, एंड रिज़ल्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो फाइब्रोसिस है, जो कि जिसको दूसरा नाम जो है हम स्क्लेरोसिंग का नाम देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं? स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब यही है कि फाइब्रोसिस हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, सोजिश होने की वजह से। वो लोग जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी अंतड़ियों की सोजिश की बीमारी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस इसको कहते हैं। इसके अंदर जो वॉल ऑफ द गट है, इसकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है। परमिबिलिटी से क्या मुराद है? परमिबिलिटी से मुराद ये है कि नॉर्मली शायद वो जो टॉक्सिन्स यहाँ पड़े हुए थे वो निकल के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल कर बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और ये टॉक्सिन्स जो लिवर में जाते हैं, और लिवर में जो बाइल डक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी जो डक्ट्स हैं, उनकी एपिथेलियल सेल्स पर जाके अटैक करते हैं। और इसकी को वाज़े तौर पे बताया नहीं गया कि कैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ हो रही है, लेकिन जब ये बाइल के जो सेल्स हैं उन पे जाके ये टॉक्सिन्स अटैक करते हैं, तो उन सेल्स के ऊपर ख़ास किस्म के एंटीजेंस एक्सप्रेस हो जाते हैं, जिसको हमारे लिम्फोसाइट समझते हैं कि ये शायद कोई फ़ॉरेन है। तो हमारे फ़ॉरेन जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो इन बाइल एपिथेलियम या बिलियरी एपिथेलियम के ख़िलाफ़ अपनी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं, जिसको हम ऑटो एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो इसमें किस्सा मुख्तसर क्या है कि वो लोग जिनके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये एक बॉडी के अंदर एक ट्रिगरिंग फैक्टर है स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस होने का। यानी वो लोग जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है, उनके अंदर प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और क्योंकि ये बड़ी बाइल डक्ट को इन्वॉल्व ज़्यादा करता है, ये नहीं है कि खाली बड़ी बाइल डक्ट, रेयर केसेस के अंदर आपको स्मॉल बाइल डक्ट्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेकिन प्रोग्नोसिस के लिहाज से देखा जाए तो जो बड़ी बाइल डक्ट्स को इन्वॉल्व करने वाली बीमारी वो ज़्यादा है, कॉमन है। स्मॉल बाइल डक्ट को इन्वॉल्व करने वाली जो बीमारी है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस बड़ी रेयर है। अगर प्रोग्नोसिस देखा जाए तो जिन लोगों को स्मॉल बाइल डक्ट का स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस होगा, उनका प्रोग्नोसिस ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत लार्ज बाइल डक्ट के। और ये कॉमन सेंस कह रही है, क्योंकि जितनी बड़ी डक्ट इन्वॉल्व होगी उतने ज़्यादा सिम्टम्स एग्रेसिव होंगे। अच्छा, रिस्क ऑफ कैंसर, कोलेंजियोकार्सिनोमा का रिस्क इन लोगों के अंदर बढ़ जाता है, क्योंकि फाइब्रोसिस, लॉन्ग स्टैंडिंग फाइब्रोसिस की वजह से जेनेटिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। कहाँ पे? वो जो बिलियरी ट्रैक का एपिथेलियम है, जिसको कि उन सेल्स को हम कोलेंजियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेंजियोसाइट्स। तो ये जो कोलेंजियोसाइट्स हैं, इनके अंदर जेनेटिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इससे पहले कि हम देखें कि क्या हो रहा है, कि जब ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है और इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम एक बड़ी डक्ट को, चाहे वो इंट्रापैटिक हो या एक्स्ट्रापैटिक, उसकी एक स्लाइस लेकर उसको माइक्रोस्कोप पे देखें, तो बिलियरी एपिथेलियम के बाहर पेरीडक्टल फाइब्रोसिस होता है। क्या होता है? पेरीडक्टल फाइब्रोसिस। ये जो पेरीडक्टल फाइब्रोसिस है, जिसने पूरी डक्ट को सराउंड कर लिया है, इस फाइब्रोसिस को हम ओनियन स्किन फाइब्रोसिस कहते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि उस डक्ट के इर्द गिर्द स्क्लेरोसिस यानी स्क्लेरोसिंग
फिनोमेना हो गया है, यानी फाइब्रोसिस ने उसके इर्द गिर्द अपने आप को घेरा तंग कर लिया। अब माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में ये कैसे नज़र आता है। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी, ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसके ज़रिए से आप डाई डाल के इसको चेक कर सकते हैं रेडियोलॉजिकली कि इसमें जो डक्ट्स हैं इनकी अपीयरेंस कैसी है। तो डक्ट्स की अपीयरेंस सिक्लोज यानी फाइब्रोसिस होने की वजह से उनका ल्यूमन कहीं कहीं तंग होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बीडेड अपीयरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बीडेड अपीयरेंस। तो ये बीडेड अपीयरेंस के तौर पे स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस प्रेजेंट करता है। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि बायोप्सी के अंदर अगर बायोप्सी की जाए तो आपको बहुत रेयर है कि स्मॉल डक्ट्स आपको इन्वॉल्व नज़र आएंगी। ये ज़्यादातर लार्ज डक्ट को इन्वॉल्व करेगा, इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड इसको रखा गया है, क्योंकि बड़ी डक्ट के अंदर आप डाई डाल के इसको या रेडियोलॉजिकली इसको आप आराम से डायग्नोज कर सकते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे एक डक्ट के अंदर फाइब्रोसिस हो गया है तो उसमें से जो बाइल ने जाना था वो जा नहीं पा रही, वो बाइल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी और बाइल निकल के ब्लड में आएगी, जिसकी वजह से मरीज़ को प्रूराइटिस यानी ख़ारिश की बीमारी होगी और इसके साथ साथ फटीग यानी वो उसमें थकावट होगी। और जॉन्डिस, जॉन्डिस क्यों है? क्योंकि वो जो बाइल है जिसकी वजह से बिलीरुबिन निकलना था वो निकल नहीं पाएगा। और हम ये जानते हैं कि जब लिवर के अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है या लिवर के बाहर पोस्टपैटिक कोई मसला हो रहा है, तो उस वक्त जो जॉन्डिस होगा वो कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस होगा। कौन सा होगा? कॉन्जुगेटेड, क्योंकि अब लिवर के अंदर बिलीरुबिन में कॉन्जुगेशन में मसला नहीं है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बाहर निकलने में मसला है, तो ये कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस होगा। और राइट अपर कॉर्नर पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस वाला। बाज़ औक़ात ये ओवरलैप सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करता है। ओवरलैप का क्या मतलब है कि अगर बायोप्सी की जाए तो बायोप्सी में आपको हो सकता है कि प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस के साथ ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के फीचर्स भी नज़र आना शुरू हो जाएं। और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के फीचर्स क्या होते हैं कि आपको पोर्टल ट्रैक के अंदर बहुत ज़्यादा प्लाज्मा सेल्स भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। या फिर सीरोलॉजिकल फाइंडिंग्स के अंदर सीरोलॉजिकली ब्लड के अंदर आपको एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएं जो कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की एंटीबॉडीज़ हैं। तो दोनों लिहाज से ओवरलैप सिंड्रोम के साथ भी प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस प्रेजेंट कर सकता है। जब भी कभी बाइल डक्ट के अंदर या बाइल के फ्लो में मसला होगा तो जो एंजाइम सबसे ज़्यादा रेज होगा वो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज का मतलब है कि बिलियरी ट्रैक के अंदर कोई मसला मरीज़ को हो गया है। और बिलीरुबिन कौन सा निकल रहा है? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन निकलेगा। और नॉन स्पेसिफिकली एनका यानी एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ हैं वो निकलेंगी। और इसकी शायद वजह यह है कि जो गट के माइक्रोब्स होते हैं, गट के माइक्रोब्स होते हैं वो अपना स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही उनका होता है जैसे न्यूट्रोफिल्स के अंदर इन एंजाइम्स का। इसलिए जो लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द न्यूट्रोफिल्स। शायद ये वजह हो सकती है कि न्यूट्रोफिल्स के अगेंस्ट एनका एंटीबॉडीज़ आएँ, लेकिन इन एनका बॉडीज़ की कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, दे आर नॉन स्पेसिफिक। यूरो डी ऑक्सीकोलिक एसिड वगैरह दे सकते हैं इस बीमारी के लिए, लेकिन ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इस तरीके से ये ठीक नहीं होती। माइक्रोस्कोपिकली ओनियन स्किन फाइब्रोसिस के साथ प्रेजेंट करती है। स्मॉल डक्ट्स बहुत रेयरली इन्वॉल्व होती हैं। बायोप्सी इतनी इफेक्टिव नहीं है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो ERCP यानी एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफ है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाइल एपिथेलियम में आपको एट्रोफी नज़र आ सकती है और उनमें स्कार फॉर्मेशन होगी। जब डक्ट्स ब्लॉक होती हैं किसी वजह से तो पीछे से जो स्टेम सेल्स हैं वो ज़्यादा डक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं कि शायद लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए डिफरेंट डक्ट्स के अंदर। इस जो फिनोमेना है इसको हम डक्टुलर रिएक्शन कहते हैं, यानी इसमें छोटी छोटी डक्ट्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और साथ साथ बाज़ औक़ात आपको RBCs की एक्टिवेशन नज़र आ सकती है। लॉन्ग स्टैंडिंग
प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस आगे चलकर सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, और ये जो सिरोसिस होगा वो जिक्सा पजल लाइक अपीयरेंस में होगा। लुडविग्स क्राइटेरिया ने जब बायोप्सी को देखते हैं तो लुडविग्स क्राइटेरिया बायोप्सी में बताता है कि पोर्टल ट्रैक के अंदर या बायोप्सी के अंदर जो लॉब्यूल है उस वक्त उसकी इंजरी कहाँ पे पहुंची है। अगर वो इनिशियल स्टेजेस में हो तो खाली पोर्टल इन्फॉर्मेशन होगी, आगे चलकर पोर्टल इन्फॉर्मेशन पोर्टल फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होती है, और पोर्टल फाइब्रोसिस आगे चलकर ब्रिजिंग फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है, और जब ये ब्रिजिंग फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो ये सिरोसिस बनाना शुरू कर देती है। क्या बनाना शुरू कर देती है? सिरोसिस ऑफ द लिवर। सो एंड रिजल्ट प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस का भी क्या है? सिरोसिस। इसमें जब कभी आपको जॉन्डिस के साथ मरीज़ पेश आए और साथ साथ उसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी बढ़ा हुआ हो, तो आपने रूल आउट करना है कि क्या ये प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है या ये प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस है। उसमें आप फिर सीरोलॉजिकली एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ कराएं। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ नेगेटिव हों तो उसका मतलब है कि ये प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस है, और अगर पॉजिटिव हो तो उसका मतलब है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है। फिर गोल्ड स्टैंडर्ड में आगे चल के आप ERCP भी करवा सकते हैं। सो अगर अप्रोच देखी जाए उससे पहले बायोप्सी देखें। बायोप्सी के अंदर ये बाइल डक्ट है, ये बाइल डक्ट नज़र आ रही है, और बाइल डक्ट के इर्द गिर्द आपको सारा का सारा ये पेरीडक्टल फाइब्रोसिस नज़र आ रहा है। इसको आपने ग्रैनुलोमा नहीं समझना है, ये फाइब्रोसिस हो रहा है अराउंड द डक्ट। DD क्या हो सकती है? DD में कोलेंजियोकार्सिनोमा हो सकता है लेकिन वो मेलिग्नेंट ट्यूमर है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, लेकिन उसके अंदर आपको फ्लोरिड डक्टल लीजन मिलता है, यानी बाइल डक्ट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नज़र आती है और ग्रैनुलोमास मिलते हैं। जबकि IgG4 स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस भी एक बीमारी है, लेकिन इसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है और प्लाज्मा सेल नज़र आते हैं जो कि IgG4 सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स हैं, और ये बहुत एग्रेसिव है। तो अप्रोच अगर आप देखें कि इसकी अप्रोच क्या बनेगी, तो अप्रोच आपने ये देखनी है क्लिनिकली कि अगर एक पेशेंट है और वो जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करता है और उसकी अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर बिलियरी प्रॉब्लम चल रहा है। अब अगर बिलियरी प्रॉब्लम ही चल रहा है तो फिर आपने रूल आउट करना है शुरू के प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस को, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस को, और तीसरा है IgG4 स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस। इसके लिए आप एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ करवा सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव हुई तो उसका मतलब है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। अगर वो AM में नेगेटिव हुई तो उसका मतलब है प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस। अगर IgG4 एंटीबॉडीज़ हैं तो वो IgG4 स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस निकलेगा। सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच।